चलिए ऐसी कल्पना भी की जाए कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाले गैर भाजपा दलों का महागठबंधन लोकसभा चुनाव जीत जाता तो भारत देश में कैसे हालात पैदा हो सकते थे। आइए एक बार देखते हैं। मोदी को हटाकर मान लीजिए सत्ता कब्जाने के एकमात्र मकसद से सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर महागठबंधन का ऐलान किया और चुनाव जीतने पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री बनने पर राहुल गांधी अपनी पार्टी की तरह देश को भी सिर्फ अपने परिवार की निजी संपत्ति समझते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे पश्चिमी आउटलेट खुशी मनाते हैं और राहुल गांधी को भारत का जस्टिन ट्रूडो कहा गया। भारत के लिबरल गैंग और विरोधी सोच रखने वाले लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखकर खुशी से झूम उठते हैं। मगर कांग्रेस इस बेमेल और दिशाहीन गठबंधन में मंत्रालयों के बंटवारे पर घिरी रहती है और सब काम ठप पड़ जाता है। अपने निजी फायदे के लिए जुड़े विभिन्न राजनीतिक दल कांग्रेस से उन्हें अपनी मन मर्जी के विभाग देने की मांग करते हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सरकार का समर्थन करने के लिए तभी सहमत होती है जब उन्हें कम से कम 2.5 साल के लिए पीएम बनाया जाता है। मंत्रालयों पर कोई निर्णय नहीं लेने से सरकार नीतिगत पंगु हो जाती है। एनएससी और बीएससी में भारी गिरावट होती है। निवेशक भारत से पैसा निकाल लेते हैं और छोटे और मझले निजी उद्योग और स्टार्टअप धराशायी हो जाते हैं। लाखों लोगों की नौकरी चली जाती है और बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है। जैसे जैसे विदेशी भंडार समाप्त होता है, राजकोषीय घाटा बढ़ता चला जाता है। सरकार अधिक धन छापती है और अपने खाली खजाने को भरने के लिए सभी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है। महंगाई दर दहाई अंक पर पहुंच जाती है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया धराशायी हो जाता है। लोगों के पास रखा पैसा मूल्य खो देता है और अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। सरकारी राशन की दुकानों के आगे लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जीडीपी ग्रोथ में भारत का प्रदर्शन कभी न उठ पाने वाले निचले स्थान पर पहुंच जाता है। भारत एक बार फिर नेहरूवादी समाज और लाइसेंस राज काल युग में प्रवेश कर जाता है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने सभी गठबंधन दलों को संतुष्ट करने के लिए 10 डिप्टी पीएम बनाने की घोषणा कर देती है। ममता को डिप्टी पीएम बनाया जाता है और गृह मंत्रालय दिया जाता है। राहुल गांधी रक्षा मंत्रालय को अपने पास रखते हैं और देश की सुरक्षा समझौता कर वो क्रिश्चियन माइकल और क्वाथरिच जैसे बिचौलियों से रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर कर अपने लिए अकूल संपत्ति और विदेश में रहने के लिए इंतजाम करने में लग जाते हैं। सीपीआईएम को शिक्षा मंत्रालय मिलता है ताकि वो शिक्षा जगत में स्कूल और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को फिर से अपने अनुसार लिख सके। सत्ता का लालच और दिशाहीन नेतृत्व के कारण ठगबंधन की पार्टी के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। संसद सर्कस बन जाती है। इसी बीच राहुल गांधी मोदी सरकार के कदमों पर पानी फेरने में लग जाते हैं। वो अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाता है और राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में स्थायी प्रावधान बना दिया जाता है, जैसे उनके परदादा ने किया था। वो अपने परदादा के पचिनों पर चलते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रीय विवादों को संयुक्त राष्ट्र में ले जाता है। राहुल गांधी एक कदम और आगे बढ़कर वैश्विक भलाई के बहाना देकर भारत के परमाणु हथियारों को आत्मसमर्पण करने का फैसला कर देता है। ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान तालिबान कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश में लग जाते हैं। कश्मीर में एक गृह युद्ध छिड़ जाता है जिससे मानवीय संकट पैदा हो जाता है। दूसरी ओर चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जमीन कब्जाने के लिए घुस जाता है। कांग्रेस सरकार सेना को उन्हें भेजने का आदेश नहीं देती और उत्तर पूर्वी भारत में चीन की फंडिंग से माओवादी सोच वाले लोग उग्रवाद करने लग जाते हैं। कांग्रेस भारत को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो जाती है। चीन भारत के समुद्र तट के साथ बंदरगाहों को निर्माण करने और ढांचे की रक्षा करने के बहाना बनाकर वहां अपने सैनिकों को तैनात कर देता है। नई दिल्ली अब तक हर तरह से खतरों चपेट में पहुंच जाती है। सरकार चलाने में असमर्थ राहुल गांधी बिना देश की परवाह के छुट्टी पर थाईलैंड निकल जाते हैं और फिर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस सरकार 3 तलाक को अपराध से मुक्त कर इसे कानून बना देती है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 को निरस्त कर दिया जाता है और एक नया अधिनियम पारित किया जाता है जो अवैध अप्रवासियों को आसानी से नागरिकता प्राप्त करने देता है। कांग्रेस सरकार धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए राम जन्मभूमि में एक मस्जिद बनाने की अनुमति देती है। मुगलों और नेहरू गांधी परिवार का महिमामंडन करने के लिए वामपंथियों द्वारा इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को और अधिक धर्मनिरपेक्ष बनाया जाता है। औरंगजेब और टीपू सुल्तान को सबसे महान शासकों और शांति के अवतार के रूप में जाना जाता है, जबकि शिवाजी को एक हिंदू फांसीवादी के रूप में चित्रित किया जाता है। बोस, पटेल और अन्य सेनानियों के योगदान को केवल फुटनोट्स तक सीमित कर दिया जाता है ताकि कांग्रेस को भारत को आजादी दिलाने वाली एकमात्र ताकत के रूप में चित्रित किया जा सके। ऐसे भयावह दृश्य कल्पना भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देशवासियों को ऐसे हालातों से ना गुजरना पड़े और देश की बर्बादी का सपना संजोने वालों को दूर रखने के लिए मोदी सरकार का बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है।